बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है नावल पीरे कामिल की किस्त नंबर 28। स्कूल के इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले सिकंदर उस्मान से उसकी बात हुई थी। उसने मुख्तसर अल्फाज में उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। वो किसी मुदाखलत के बगैर उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने बड़ी संजीदगी से उससे कहा, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो तुम? पापा, मैं इस काम की ज़रूरत महसूस करता हूँ। लोगों को। उन्होंने सालार की बात काट दी। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा। फिर आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? वो हैरान हुआ। मैं तुम्हारे लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ। मेरे लाइफस्टाइल को क्या हुआ? वो चौंका। सिकंदर उस्मान उसे देखते रहे। तुमने कुरान पाक हिफ़्ज़ करने के बारे में हमें उस वक्त बताया जब तुम हिफ़्ज़ कर चुके थे। ओके फ़ाइन, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम हज पर जाना चाहते थे। मेरे इस सिलसिले में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर मैंने तुम्हें नहीं रोका। तुम्हें हर तरह की सोशल लाइफ ख़त्म कर दी। मैंने इतराज़ नहीं किया। तुम मज़हब में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे। नमाज शुरू कर दी, वो भी मस्जिद में। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। तुमने बिज़नेस करने की बजाय जॉब करना चाही, वो भी यहाँ नहीं, अमेरिका में। मैंने तुम्हें करने दी। अब तुम एक स्कूल खोलना चाह रहे हो। अब ज़रूरी हो गया है कि हम इस तमाम मामले पर कुछ संजीदगी से बात कर लें। सिकंदर उस्मान बेहद संजीदा थे। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारा ये लाइफस्टाइल तुम्हें हमारे सोशल सर्कल के लिए नाकाबिले कबूल बना देगा। पहले तुम एक इंतहा पर थे, अब तुम दूसरी इंतहा पर हो। 25-26 साल की उम्र में जिन कामों में तुम अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो वो गैर ज़रूरी हैं। तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाना चाहिए। हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ मज़हब से ऐसी वाबस्तगी बहुत से मसाइल पैदा कर देती है। वो सर झुकाए उनकी बातें सुन रहा था। और सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। तुम खुद सोचो, तुम लोगों को क्या इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो? कल को हम या तुम खुद जब अपनी क्लास की किसी अच्छी फैमिली की लड़की के साथ शादी करना चाहोगे तो तुम्हारी ये मजहबी वाबस्तगी तुम्हारे लिए कितने मसाइल पैदा करेगी? तुम्हें अंदाज़ा है? कोई भी फैमिली सिकंदर उस्मान का नाम देखकर या तुम्हारी क्वालिफ़िकेशंस देखकर अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर देगी। ऊपर से तुमने इस उम्र में सोशल वर्क शुरू करने की ठान ली है। जब तुम्हारी उम्र के लोग अपने कैरियर के पीछे भाग रहे होते हैं, तुम यूनिसेफ में बहुत सोशल वर्क करते रहते हो, इतना काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि तुम ये सब कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में भी शुरू कर दो। जो पैसा तुम इस स्कूल पर और लोगों की ज़िंदगियां बेहतर बनाने के लिए ज़ाया करोगे, उसे तुम अपनी आइंदा वाली नस्लों के लिए महफूज करो। उन्हें आसाइशें देने के लिए, एक आरामदेह लाइफस्टाइल देने के लिए अपने आप पर खर्च करो। 300 साल की ज़िंदगी नहीं है तुम्हारी, फिर इतनी सी उम्र में बुढ़ापे को क्यों सवार कर लिया है तुमने अपने आसाब पर? एक हादसा हुआ, बुरा हुआ, तुमने सबक सीखा, बहुत अच्छा किया, बस इतना काफ़ी है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस उम्र में तस्बीह पकड़ लो। वो रुके। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? उन्होंने पूछा। पापा, मैंने तस्बीह नहीं पकड़ी है, सालार ने उनके सवाल का जवाब देने की बजाय कहा। आपने ज़िंदगी में तवाज़न रखने की बात की। मैं तवाज़न ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने कैरियर में कहाँ पर खड़ा हूँ आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरी कारकर्दगी से आप वाकिफ़ हैं। मैं वाकिफ़ हूँ और इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम इस तरह की सरगर्मियों में ख़ुद को इन्वॉल्व ना करो तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। सिकंदर ने कहा। मैं कहीं नहीं जा सकता। अगर आप ये समझते हैं कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ तो कैरियर की किसी माउंट एवरेस्ट तक पहुँच जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। उसने तवक्कुफ़ से कहा। तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचो, अपनी शादी के बारे में। ऐसी अप्रोच रखने पर तुमको कहाँ कबूल किया जाएगा? मैंने सोचा है पापा, मैं शादी करना ही नहीं चाहता। सिकंदर हंसे। बचकाना सोच है, हर एक यही कहता है। तुम्हें तो अपना एडवेंचर याद रखना चाहिए। उनका इशारा किस तरफ था वो जानता था और बहुत देर तक कुछ नहीं कह सका। ये भी नहीं कि वो इस एडवेंचर की वजह से शादी नहीं करना चाहता था। मुझे याद है, बहुत देर बाद उसने मध्यम आवाज़ में कहा, मैं आपके सोशल सर्कल में बहुत पहले ही मिसफिट हो चुका हूँ और मैं यहाँ जगह बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। मुझे इस सोशल सर्कल में कोई नया ताल्लुक़ या
رشتہ بھی قائم نہیں کرنا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ، میرے بہن بھائی میرا مذاق اڑائیں گے یا مجھ پر ہنسیں گے، میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ جہاں تک سوال اس پروجیکٹ کا ہے، پاپا مجھے اسے شروع کرنے دیں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے بعد بھی مجھے فٹ پاتھ پر رہنا نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو جسم کی بیماری ہوتی ہے، کچھ کو روح کی۔ جسم کی بیماری کے لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روح کی بیماری کے لیے لوگ وہی کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، صرف سکون نہیں خرید سکتا۔ زندگی میں پہلی بار میں سکون حاصل کرنے کے لیے اس پیسے کو انویسٹ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ سکون مجھے مل جائے۔ سکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہیں۔ واپس واشنگٹن پہنچ کر وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مصروف ہو گیا تھا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ وہ مسلسل پاکستان میں فرقان اور ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ فرقان اسے اسکول کے بارے میں ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ یونیسیف میں اس طرح کا کام اس کی جاب کا حصہ تھا، اسے اس کام کے لیے بہت اچھا معاوضہ دیا جاتا تھا، مگر پاکستان کے اس گاؤں میں اس طرح کے کام کا آغاز، اور وہ بھی اپنے وسائل سے۔ چند سال پہلے کے سالار سکندر کو جاننے والے کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتے، خود اسے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کبھی اس طرح کا کام کرنے کا سوچ سکتا تھا، مگر یہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے لیے یہ پروجیکٹ کم از کم مالی لحاظ سے مشکل نہیں تھا۔ پچھلے 3 سال میں اس کے اخراجات میں بہت کمی آ گئی تھی، بہت ساری وہ چیزیں اس کی زندگی سے نکل گئی تھیں جن پر وہ اندھا دھند پیسہ خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں رقم جان کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جس سے پیسہ جمع کرنے کی توقع کی جا سکتی۔ ایم فل کے لیے اس کے پاس اسکالرشپ تھا، اسے کم از کم اس کے لیے اپنے پاس سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس دن اپنے اپارٹمنٹ میں چلتے پھرتے اس نے پہلی بار وہاں موجود تمام چیزوں کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی بھی مہنگی چیز نہیں تھی، بلکہ سامان بھی محدود تھا۔ اس کا کچن بھی کھانے پینے کی چیزوں سے تقریباً خالی تھا، کافی، چائے، دودھ اور اس طرح کی چند دوسری چیزیں۔ اس کا اپنے اپارٹمنٹ میں بہت کم وقت گزرتا تھا، جو وقت گزرتا تھا وہ سونے میں گزرتا۔ یونیسیف میں اپنی جاب پر جاتے ہوئے بھی اس کے پاس پہلے سے موجود کپڑوں اور دوسری اشیاء کا اتنا انبار موجود تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی لاپرواہی برتتا رہا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آخری بار اس طرح کی کوئی چیز کب خریدی تھی۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور یونیورسٹی میں اپنے کچھ کلاس فیلوز کے علاوہ وہ نیو یارک میں کسی کو نہیں جانتا تھا، یا پھر دانستہ طور پر اس نے خود کو ایک محدود سرکل میں رکھا تھا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت رسمی قسم کی تھی۔ واحد چیز جس پر وہ خرچ کرتا تھا وہ کتابیں تھیں۔ اس لائف اسٹائل کے ساتھ اگر اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی تھی تو یہ خلاف توقع بات نہیں تھی۔ آفس، یونیورسٹی، فلیٹ، اس کی زندگی کے معلومات، اس کی زندگی کے معمولات میں چوتھی چیز کوئی نہیں تھی۔ ایم فل کے دوران سالار نے یونیسیف چھوڑ کر یونیسکو جوائن کر لیا۔ ایم فل کرنے کے بعد سالار کی پوسٹنگ پیرس میں ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ ایک فیلڈ آفس میں کام کر رہا تھا، مگر اب اسے یونیسکو کے ہیڈ کوارٹرز میں کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ گزشتہ سالوں میں وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے پروجیکٹس کے سلسلے میں پیرس جاتا رہا تھا، مگر اس بار وہ پہلی دفعہ لمبے عرصے کے لیے وہاں جا رہا تھا، ایک آشنا دنیا سے ناآشنا دنیا میں، اس دنیا میں جہاں وہ زبان تک سے واقف نہیں تھا۔ نیو یارک میں اس کے بہت سے دوست تھے، یہاں پر ایسا کوئی نہیں تھا جسے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہو۔ یونیسیف میں کیے جانے والے انتھک کام کی طرح وہ یہاں آ کر ایک بار پھر اسی طرح کام کرنے لگا تھا، مگر اسلام آباد کے نواحی علاقے میں شروع کیا جانے والا وہ اسکول یہاں بھی اس کے ذہن سے محو نہیں ہوا تھا۔ بعض دفعہ اسے حیرت ہوتی کہ اپنی جاب میں تعلیم سے اتنا گہرا تعلق ہونے کے باوجود آخر اسے کبھی فرقان کی طرح وہ اسکول کھولنے کا خیال کیوں نہیں آیا۔ اگر اس اسکول کے بارے میں وہ کئی سال پہلے سوچ لیتا تو شاید آج یہ اسکول بہت مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہوتا۔ مجھے پاکستان سے زیادہ محبت نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے میں کوئی گہری انسیت رکھتا ہوں، اس نے شروع کی ملاقات میں ایک بار فرقان سے کہا تھا۔ کیوں؟ فرقان نے پوچھا تھا۔ کیوں کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، بس پاکستان کے لیے کوئی خاص احساسات
मेरे दिल में नहीं है। उसने कंधे उचका कर कहा था, ये जानने के बावजूद कि ये तुम्हारा मुल्क है। हाँ, ये जानने के बावजूद। अमेरिका के लिए ख़ास एहसासात हैं? अमेरिका से मोहब्बत है? फुरकान ने पूछा। नहीं, इसके लिए भी मेरे दिल में कुछ नहीं है, उसने इत्मीनान से कहा। फुरकान ने इस बार हैरानी से उसे देखा। दरअसल मैं वतनियत पर यकीन नहीं रखता। उसने फुरकान को हैरान देखकर वजाहत की। या फिर मुझे इन जगहों के लिए मोहब्बत पैदा करने में दिक्कत महसूस होती है जहाँ मैं रहता हूँ। मैं कल किसी तीसरे मुल्क में रहने लगूंगा तो अमेरिका को भी याद नहीं करूँगा। तुम बड़े अजीब आदमी हो सालार, फुरकान ने बेइख्तियार कहा। क्या ये मुमकिन है कि आदमी अपने मुल्क के लिए या उस जगह के लिए कोई ख़ास एहसासात ही ना रखे जहाँ वो रहता हो? फुरकान को उसकी बात पर यकीन नहीं आया था, मगर उसने कुछ गलत नहीं कहा था। पेरिस आने के बाद उसे न्यूयॉर्क की कोई चीज़ याद नहीं आई थी। न्यू हेवन से न्यूयॉर्क आते हुए भी उसे वहाँ एडजस्टमेंट का कोई मसला नहीं हुआ था। वो हर पानी की मछली था। वो उन दिनों यूनाइटेड नेशंस के ज़ेर एहतमाम होने वाली किसी रीजनल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। वो पर्ल कॉन्टिनेंटल में ठहरा हुआ था। उसे वहाँ एक बिज़नेस मैनेजमेंट के इदारे में कुछ लेक्चर्स देने थे और फुरकान के साथ अपने स्कूल के सिलसिले में कुछ अमूर भी तय करना थे। वो लाहौर में उसके क़याम का तीसरा दिन था। उसने रात का खाना कुछ जल्दी खा लिया और उसके बाद वो किसी ज़रूरी काम से होटल से बाहर आया। शाम के 7:30 हो रहे थे। माल रोड पर जाते हुए अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर टायर को देखने लगा। चंद मिनटों के बाद उसने सालार की गाड़ी के पास आकर कहा, सर, गाड़ी में दूसरा टायर मौजूद नहीं है। मैं आपके लिए कोई टैक्सी लाता हूँ, आप उस पर चले जाएं। सालार ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नहीं, मैं खुद टैक्सी रोक लेता हूँ, वो कहता हुआ उतर गया। कुछ दूर एक पार्किंग में कुछ टैक्सियाँ नज़र आ रही थीं। सालार का रुख उसी तरफ था जब एक कार ने यकदम उसके पास आकर ब्रेक लगाई। गाड़ी सामने से आई थी और उसके रुकने पर सालार ने फुटपाथ पर चलते हुए उसमें बैठे शख्स को एक नज़र में ही पहचान लिया था। वो आकिफ़ था। वो अब गाड़ी की ड्राइविंग सीट से उतर रहा था। लाहौर में कुछ साल पहले उसकी सरगर्मियों का वो एक मरकज़ी किरदार था। आकिफ़ और अकमल, वो उन्हीं दोनों के साथ अपना ज़्यादा वक्त गुजारा करता था और उससे सालार की दोबारा मुलाकात कई सालों के बाद हो रही थी। वो उन सब को छोड़ चुका था। पाकिस्तान या लाहौर आने पर भी उसने कभी उनके साथ राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। उन लोगों ने पिछले कई सालों में बार बार उससे राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर उनकी इन कोशिशों के बावजूद सालार उनसे बचने की कोशिशों में कामयाब रहा था। और अब इतने सालों के बाद वो यकदम इस तरह अचानक उसके सामने आ गया था। सालार के आसाब यकदम तन गए थे। आकिफ़ बड़े जोश व खरोश के आलम में उसकी तरफ बढ़ा। सालार, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। कहाँ गायब थे इतने सालों से? तुम तो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए थे। कहाँ थे यार? और अब यहाँ क्या कर रहे हो? हुलिया ही बदल लिया है। कहाँ गए वो बाल? लाहौर में कब आए हो? आने की इत्तला क्यों नहीं दी? उसने यके बाद दीगरे सवालात की बौछार कर दी। उसने सालार के अंदाज में झलकने वाली सर्द मोहरी पर गौर नहीं किया था। सालार के जवाब देने से पहले ही आकिफ़ ने दोबारा पूछा, यहाँ माल पर क्या कर रहे हो? गाड़ी ख़राब हो गई थी, मैं टैक्सी की तरफ जा रहा था। सालार ने कहा। कहाँ जा रहे हो? मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आकिफ़ ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। नहीं, मैं चला जाता हूँ, टैक्सी पास ही है, सालार ने तेज़ी से कहा। आकिफ़ ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। चलो अंदर बैठो, उसने बाजू पकड़कर खींच लिया। सालार सटपटाया लेकिन उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसका मूड बहुत ख़राब होने लगा था। तुम तो स्टेट्स पढ़ने चले गए थे और फिर मुझे पता चला कि तुमने वहाँ जॉब कर ली है, फिर अचानक पाकिस्तान कैसे? आकिफ़ ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। क्या छुट्टियाँ गुजारने आए हो? हाँ, सालार ने मुख्तसरन जवाब दिया। वो इस तरह से जान छुड़ा सकता था। क्या कर रहे हो आजकल? आकिफ़ ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी में काम कर रहा हूँ। यहाँ लाहौर में कहाँ ठहरे हो? पीसी में। अरे पीसी में क्यों ठहरे हो? मेरे पास आते या मुझे फ़ोन करते। कब आए यहाँ? आकिफ़ ने कहा। कल। बस तो फिर तुम मेरे साथ मेरे घर रहोगे, ज़रूरत नहीं है होटल में रहने की। नहीं, मैं कल सुबह इस्लामाबाद वापस जा रहा हूँ, सालार ने रवानी से झूठ बोला।
वो आकिफ से हर कीमत पर जान छुड़ा लेना चाहता था। उसे उससे उलझन हो रही थी, या फिर ये शायद उसके साथ गुजारा जाने वाला माजी था जो उसे तकलीफ़ में मुब्तला कर रहा था। अगर कल इस्लामाबाद वापस जा रहे हो तो फिर आज मेरे साथ रहो, खाना खाओ मेरे साथ चलकर। आकिफ ने ऑफ़र की। खाना मैं 10 मिनट पहले ही खा कर निकला हूँ, फिर भी मेरे साथ घर चलो, तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाऊँगा। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ, 3 साल हुए, आकिफ ने कहा। फिर पूछा, और तुमने शादी कर ली? नहीं। क्यों? बस कुछ मसरूफ़ियत थी इसलिए, सालार ने कहा। गुड, अभी आज़ाद ही फिर रहे हो। आकिफ ने एक गहरा सांस लिया। खुशकिस्मत हो, सालार ने जवाब में कुछ नहीं कहा। आकिफ ने उससे बात करते हुए ग्लो डिपार्टमेंट खोलकर अंदर से एक कैसेट निकालनी चाहिए। उसका ध्यान ज़रा भटका और कैसेट निकालते निकालते ग्लो डिपार्टमेंट से बहुत सी चीज़ें सालार की गोद और नीचे उसके पैरों में गिर पड़ी। टू बैड, आकिफ ने बेइख्तियार कहा। सालार झुककर चीज़ें उठाने लगा। आकिफ ने गाड़ी के अंदर की लाइट जला दी। वो उन चीज़ों को समेट कर ग्लो डिपार्टमेंट में रखने लगा था। जब वो ठिठक गया, किसी ने उसके जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ा दिया। ग्लो डिपार्टमेंट के एक कोने में ईयर रिंग्स पड़े थे। सालार के हाथों में बेइख्तियार लर्जिश आ गई। बाएं हाथ बढ़ाकर उसने उन ईयर रिंग्स को बाहर निकाल लिया। वो अब उसकी हाथ की हथेली पर गाड़ी के अंदर जलती रोशनी में चमक रहे थे। वो बेयकीनी के आलम में उसे देख रहा था। बहुत साल पहले उसने इन ईयर रिंग्स को किसी के कानों में देखा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार वो अब इन्हें देख रहा था। उसे कोई शुबा नहीं था, वो इमामा हाशिम के ईयर रिंग्स थे। वो आंखें बंद करके कागज़ पर उनके डिज़ाइन उतार सकता था, हर पेचो खम को। आकिफ ने उसकी हथेली से वो ईयर रिंग्स उठा लिए। किसी ने जैसे सालार का सख्ता तोड़ दिया था। आकिफ इन ईयर रिंग्स को एक बार फिर ग्लो डिपार्टमेंट में रख रहा था। ये ईयर रिंग्स, वो अटकते हुए बोला, ये तुम्हारी बीवी के हैं? सालार ने अपने सवाल को मुकम्मल किया। बीवी के? आकिफ हंसा। कम ऑन यार, बीवी के होते तो मैं यहाँ रखता। सालार पलकें झपकाए बगैर उसे देखता रहा। फिर उसने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, यार है एक गर्लफ्रेंड मेरी, पिछली रात मेरे साथ थी। ये रिंग्स मेरे बेडरूम में छोड़ गई, कुछ एमरजेंसी में ही जाना पड़ा उसे, क्योंकि रूहा वापस आ गई थी। मैंने ये ईयर रिंग्स लाकर गाड़ी में रख दिए क्योंकि आज मेरा उसकी तरफ जाने का इरादा है। आकिफ बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उसे बता रहा था। गर्लफ्रेंड? सालार के हलक में जैसे फंदा लगा। हाँ, गर्लफ्रेंड रेड लाइट एरिया की ही लड़की है, अब इधर डिफेंस में शिफ्ट हो गई है। क्या नाम है उसका? इमामा रेड लाइट एरिया की लड़की तो कभी नहीं हो सकती, यकीनन मुझे गलत फहमी हुई है। उसने आकिफ को देखते हुए सोचा। सनोबर, आकिफ ने उसका नाम बताया। सालार ने चेहरा मोड़कर हाथ में पकड़ी चीज़ें ग्लो डिपार्टमेंट में रखकर उसे बंद कर दिया। उसे वाकई गलत फहमी हुई थी। आकिफ गाड़ी की लाइट ऑफ कर चुका था। सीट की पुश्त से टेक लगाकर सालार ने गहरा सांस लिया। मगर ये उसका असली नाम नहीं है, आकिफ ने बात जारी रखी। असली नाम उसका इमामा है। सालार के कानों में कोई धमाका हुआ था, या फिर ये पिघला हुआ शीशा था जो किसी ने उसके कानों में उंडेल दिया था। आकिफ अब स्टीयरिंग पर थोड़ा आगे झुके होंठों में दबा सिगरेट लाइटर से जला रहा था। तुमने क्या कहा? सालार की आवाज़ में लर्जिश थी। क्या कहा? आकिफ ने सिगरेट का कश लेते हुए उसे देखा। नाम बता रहे थे तुम उसका? हाँ, इमामा। तुम जानते हो उसे? आकिफ ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सालार को देखा। खिड़की का शीशा अब उसने खोल दिया था। सालार यकटुक उसे देखता रहा, यूं जैसे वो आकिफ को पहली बार देख रहा था। ईयरिंग्स अब उसकी मुट्ठी की गिरफ्त में थे। मैं क्या पूछ रहा हूँ यार, तुम जानते हो उसे? आकिफ ने होंठों से सिगरेट उंगलियों में मुंतकिल करते हुए कहा। मैं सालार ने कुछ बोलने की कोशिश की। अपनी आवाज़ उसे किसी खाई से आती महसूस हुई। रेड लाइट एरिया वो आखिरी जगह थी जहां उसने कभी इमामा के होने का तस्वुर किया था। गाड़ी के अंदर चलने वाली रोशनी में आकिफ ने बहुत गौर से देखा उसके जर्द पड़ते चेहरे को, उसके हाथ की बंद मुट्ठी को, उसके कपकपाते होंठों को, उसके बेरब्त बेमायनी लफ्ज़ों को।
आकिफ मुस्कुरा दिया। उसने उसके कंधे पर तसल्ली आमेज़ अंदाज में थपकी दी। डोंट वरी यार, क्यों घबरा रहे हो? वो सिर्फ गर्ल फ्रेंड है मेरी। अगर तुम्हारे और उसके दरमियान भी कुछ है तो भी कोई बात नहीं। हम तो पहले भी बहुत कुछ शेयर किया करते थे, याद है तुम्हें? आकिफ ने कह कहा लगाया। फिर उसने बारूद में तीली फेंकी। ये तो फिर लड़की है। माल रोड पर कितना रश था। आकिफ कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। इन दो सवालों के साथ साथ सालार ने यह भी नहीं सोचा कि स्टीयरिंग पर मौजूद शख्स पर झपटने की सूरत में खुद उसके साथ क्या हो सकता था। उसने पलक झपकते में आकिफ को गले से पकड़ लिया। आकिफ का पांव बेख्तियार ब्रेक पर आया। गाड़ी एक झटके से रुकी। वो दोनों पूरी कुव्वत से डैशबोर्ड से टकराए। सालार ने उसके कॉलर को नहीं छोड़ा। आकिफ हवास बाख्तगी की हालत में चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? उसने सालार के हाथों से अपना गला छुड़ाने की कोशिश में उसे दूर हटाने की कोशिश की। पागल हो गए हो? हाउ डेयर यू टॉक लाइक दैट? सालार जवाबन गुर्राया। उसके हाथ एक बार फिर आकिफ की गर्दन पर थे। आकिफ का सांस रुकने लगा। उसने कुछ गुस्से और कुछ हवास बाख्तगी के आलम में सालार के मुंह पर मुक्का मारा। सालार बेख्तियार झटका खाकर पीछे हटा। उसके दोनों हाथ अब अपने मुंह पर थे। आकिफ की गाड़ी के पीछे मौजूद गाड़ियां हारन पर हारन दे रही थी। वो सड़क के वस्त में खड़े थे और ये उन दोनों की खुशकिस्मती थी कि इस तरह अचानक गाड़ी रुकने पर पीछे आने वाली गाड़ी उनसे नहीं टकराई। सालार दोनों हाथों से अपना जबड़ा पकड़े हुए अपनी सीट पर दोहरा हो रहा था। आकिफ ने अपने होशो हवास को काबू में रखते हुए गाड़ी को कुछ आगे एक सुनसान झीली सड़क पर मोड़ते ही एक तरफ रोक लिया। सालार तब तक सीधा हो चुका था और अपने हाथ की हथेली से होंठों को दबाए विंडी स्क्रीन से बाहर देख रहा था। चंद मिनट पहले का इश्तियाल अब गायब हो चुका था। आकिफ ने गाड़ी रोकी। सीट पर बैठे बैठे उसकी तरफ मुड़ा और कहा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरे गले क्यों पड़ रहे थे? मैंने क्या किया है? बुलंद आवाज़ में बात करते करते उसने डैशबोर्ड से टिश्यू बॉक्स निकालकर सालार की तरफ बढ़ाया। उसने सालार की शर्ट पर खून के चंद कतरे देख लिए थे। सालार ने यके बाद दीगरे 2 टिश्यू निकाल लिए और होंठ के उस कोने को साफ करने लगा जहाँ से खून रिस रहा था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता अभी, आकिफ ने कहा। सालार को हाथ साफ करते हुए दोबारा इयररिंग्स का ख्याल आया। उसने एकदम झुककर पायदान में इयररिंग्स ढूंढना शुरू कर दिए। फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ जाती या? आकिफ बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? वो इयररिंग्स, सालार ने मुख्तसर कहा। आकिफ बेख्तियार झिल्लाया। क्या प्रॉब्लम है सालार? मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके इयररिंग्स हैं। मेरा प्रॉब्लम है ये इयररिंग्स या उसका प्रॉब्लम है? तुम्हारा नहीं। सालार यकदम रुक गया। उसे अपनी नामाकूल हरकत का एहसास हुआ। वो सीधा होकर बैठ गया। टिश्यू को गाड़ी से बाहर फेंकते हुए उसे दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। आकिफ माथे पर बल लिए उसको देख रहा था। तुम्हारा और सनोबर का कोई? आकिफ बात करते करते मोहतात अंदाज में रुक गया। वो अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कि पिछली बार उसके जुमले में ऐसा कौन सा लफ्ज़ था जिसने उसे मुश्तिल कर दिया था। वो दोबारा अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता था। आई एम सॉरी, सालार ने उसके रुकने पर कहा। ओके फ़ाइन, आकिफ कुछ मुतमईन हुआ। तुम और सनोबर? वो फिर रुक गया। तुमने क्या कहा था? उसका नाम इमामा है? सालार ने गर्दन मोड़कर उसका चेहरा देखा। आकिफ को बेख्तियार उसकी आंखों से खौफ आया। वो किसी नॉर्मल इंसान की आंखें नहीं थीं। वहशत, बेचारगी, खौफ, वो हर तासुर लिए हुए थीं। हाँ, उसने एक बार मुझे बताया था। शुरू में एक बार अपने बारे में बता रही थी, तब उसने मुझे बताया था। उसका हुलिया बता सकते हो मुझे? सालार ने मोहम सी उम्मीद के साथ कहा। हाँ क्यों नहीं, आकिफ गड़बड़ाया। बहुत खूबसूरत है, टॉल, फेयर। आकिफ अब अटकने लगा। काली आंखें हैं, बाल पहले काले थे अब डाई किए हुए हैं उसने। और क्या बताऊं? वो जी छुआ। सालार ने आंखें बंद करके विंड स्क्रीन की तरफ चेहरा कर लिया। घुटन कुछ और बढ़ गई थी। इमामा हाशिम है उसका नाम। वो विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए बड़बड़ाया। पता नहीं, बाप का नाम तो बताया नहीं उसने, ना ही मैंने पूछा। आकिफ ने कहा। इमामा हाशिम ही है वो बड़बड़ाया। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था।
یہ سب میری وجہ سے ہوا، سب میں ذمہ دار ہوں اس سب کچھ کا۔ کس چیز کے ذمہ دار ہو تم؟ عاقف کو تجسس ہوا۔ سالار خاموشی سے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتا رہا۔ عاقف جواب کا انتظار کرتا رہا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سالار نے گردن موڑ کر اس سے کہا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ عاقف کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہ ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر ایک کال ملانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ کوشش کرتا رہا، پھر اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اس کا موبائل آف ہے، پتہ نہیں وہ گھر پر ملے یا نہ ملے، کیونکہ اب رات ہو رہی ہے اور وہ… عاقف چپ ہو کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ لیکن میں تمہیں لے جاتا ہوں اس کے گھر۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں ڈیفینس کے ایک بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ وہاں پہنچنے تک ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ عاقف اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے سالار کو لفٹ دی تھی۔ چند بار ہارن دینے پر اندر سے ایک آدمی باہر نکل آیا۔ وہ چوکیدار تھا۔ سنوبر گھر پر ہے؟ عاقف نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ نہیں، بی بی صاحبہ تو گھر پر نہیں ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ مجھے پتہ نہیں۔ عاقف نے سالار کو دیکھا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عاقف اس آدمی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی 10 منٹ بعد ہوئی۔ تم کو اس سے بات کرنی ہے؟ اس نے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ عاقف دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سفر پھر اسی خاموشی سے طے ہونے لگا۔ 9 بج رہے تھے جب وہ ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچے تھے۔ سالار کے لیے وہ جگہ نئی نہیں تھی، صرف اس تکلیف کا احساس نیا تھا جو اسے اس بار ہو رہا تھا۔ آج یہاں ہی ہے وہ۔ کسی آدمی نے یہاں کی کچھ لڑکیوں کو بک کروایا ہے کسی فنکشن کے لیے، وہ بھی انہی کے ساتھ جا رہی ہے۔ عاقف نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، تم بھی تو اترو، بہت اندر جانا ہے۔ اب سنوبر کو تو میں تم سے ملانے کے لیے یہاں نہیں لا سکتا۔ سالار باہر نکل آیا۔ وہ عاقف کے ساتھ ایک بار پھر ان گلیوں میں جانے لگا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ اس طرح کی جگہ میں آخری بار وہاں کب آیا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ انسانی گوشت کی تجارت تب بھی اسی ڈھکے چھپے انداز میں ہو رہی تھی۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا وہ پہلی بار 18 سال کی عمر میں وہاں آیا تھا۔ وہ کئی بار وہاں آتا جاتا رہا تھا، کئی بار، بعض دفعہ رقص دیکھنے، بعض دفعہ کسی مشہور ایکٹریس کی کسی محفل میں شرکت کے لیے، بعض دفعہ ان گلیوں کے دروازوں، کھڑکیوں، چوباروں سے لٹکتی جھانکتی نیم برہنہ عورتوں کو دیکھنے۔ اسے عجیب سی خوشی ملتی تھی ان گلیوں سے گزرتے ہوئے۔ وہ وہاں کسی کھڑی کسی بھی عمر کی کسی بھی شکل کو چند گھنٹوں کے لیے خرید سکتا تھا۔ والیٹ سے نکلنے والے چند نوٹ وہاں کھڑی کسی بھی لڑکی کو سر سے پیر تک اس کا کر دیتے۔ دنیا پیروں کے نیچے اور کائنات مٹھی میں ہونا اور کسے کہتے تھے۔ اسے سرشاری کا احساس ہوتا اور بعض دفعہ وہاں رات گزارنے کے لیے ان عورتوں کے ساتھ جن سے وہ نفرت کرتا تھا، چند روپوں کی خاطر جسم فروخت کرنے والیوں کے لیے وہ اس کے علاوہ کیا جذبات رکھ سکتا تھا، اور نفرت کے باوجود وہ انہیں خریدتا تھا کیونکہ وہ خرید سکتا تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں اسے یقین تھا ان عورتوں میں کبھی کوئی ایسی عورت نہیں ہو سکتی تھی جس سے اس کا کوئی تعلق ہوتا، خونی رشتہ یا محبت ہوتی۔ اس کی ماں اور بہن ایلیٹ کلاس کی فرد تھیں۔ اس کی بیوی کو بھی اسی کلاس کے کسی گھر سے آنا تھا۔ اس کی بیٹی بھی اسی کلاس سے ہوتی۔ ریڈ لائٹ ایریا کی عورتیں، انہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے یقین تھا اکڑی گردن، اٹھی ہوئی ٹھوڑی اور تنے ہوئے ابرو کے ساتھ وہ اس مخلوق سے جتنی نفرت کرتا کم تھا، جتنی تذلیل کرتا ناکافی تھی۔ اور اب قسمت نے کیا کیا تھا؟ 7 پردوں میں رہنے والی اس عورت کو جس کے جسم پر وہ کسی کی انگلی کے لمس تک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے اس بازار میں پھینک دیا تھا۔ اس سے چند قدم آگے وہ شخص چل رہا تھا جو اس کا گاہک تھا، اور سالار سکندر زبان کھولنے کے قابل تک نہیں تھا، آواز بلند نہیں کر سکتا تھا، شکوہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی سے کیا کہتا؟ کیا وہ اللہ سے کہہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ اس کی کپ کپاہٹ کو کیسے روکتا؟ ان گلیوں میں آنے والا کوئی شخص کبھی دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے اپنے گھر، اپنے خاندان کی عورت کبھی اس بازار میں نہیں آئے گی؟ کسی دوسرے مرد کی جیب میں پڑے ہوئے
नोटों के एवज नहीं बिक सकेगी। माँ नहीं, बहन या बीवी, बेटी, पोती, नवासी, आने वाली नस्लों में से कोई। सालार सिकंदर की ज़ुबान हलक से खींच ली गई थी। इमामा हाशिम उसकी बीवी थी, उसकी मनकूहा, एलीट क्लास की वो औरत जिसका इस बाज़ार से कभी वास्ता नहीं पड़ता। सालार सिकंदर ने एक बार फिर खुद को मार्गला की पहाड़ियों पर रात की तारीकी में दरख्त के साथ बंधा पाया। बेबसी की इंतहा थी। साहब मेरे साथ चलो, हर उम्र की लड़की है मेरे पास, इस इलाके की सबसे अच्छी लड़कियाँ, कीमत भी ज़्यादा नहीं है। उसके साथ एक आदमी चलने लगा। मैं इसलिए यहाँ नहीं आया हूँ, सालार ने मध्यम आवाज़ में उस पर नज़र डाले बगैर कहा। कोई ड्रिंक चाहिए, कोई ड्रग, मैं सब कुछ सप्लाई कर सकता हूँ। आकिफ ने एकदम कदम रोककर कदरे उखड़े हुए अंदाज में उस आदमी से कहा, तुम्हें एक बार कहा है ना, ज़रूरत नहीं, फिर पीछे क्यों पड़ गए हो? उस आदमी के कदम थम गए। सालार खामोशी से चलता रहा। उसका जहन किसी आंधी की जद में आया हुआ था। इमामा हाशिम वहाँ कब, क्यों, कैसे आ गई थी? माजी एक फ़िल्म की तरह उसकी नज़रों के सामने आया था। प्लीज़ तुम एक बार उसको जाकर मेरे बारे में सब कुछ बताओ। उससे कहो मुझसे शादी कर ले। उससे कहो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक नाम है। उसको तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दोगे तो वो इनकार नहीं करेगा। वो इतनी मोहब्बत करता है उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसने बहुत साल पहले अपने बेड पर नीम दराज चिप्स खाते हुए मोबाइल फ़ोन पर बड़े इत्मीनान के साथ उसको बिलखते सुना था। बाय द वे, तुम इमामा के क्या लगते हो? मैं और इमामा बहुत गहरे और पुराने फ्रेंड्स हैं। जलाल अंसर के माथे पर बल पड़ गए थे। सालार ने अजीब सी सरशारी महसूस की। जलाल उस वक्त इमामा और उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, वो अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकता था। उससे जाकर साफ साफ कह दो, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। वो जलाल अंसर का ये पैगाम सुनते हुए इमामा हाशिम का चेहरा देखना चाहता था। उसने च्युइंगम के बबल बनाते हुए इमामा को मोबाइल पर खबर दी थी, तुमने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, एक एहसान और करो, मुझे तलाक दे दो। वह फ़ोन पर गिड़गिड़ाई, नहीं, मैं तुम पर एहसान करते करते थक गया हूँ, अब और एहसान नहीं कर सकता, और ये वाला एहसान तो नामुमकिन है। उसने जवाबन कहा था, तुम तलाक चाहती हो, कोर्ट में जाकर ले लो, मगर मैं तो तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। सालार के हलक में फंदे लगने लगे। हाँ, मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन मैंने जलाल अंसर की गलतफहमी को दूर कर दिया था। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया। मैंने सिर्फ एक मजाक किया था, एक प्रैक्टिकल जोक। मैं ये तो नहीं चाहता कि इमामा के साथ ये सब कुछ हो। वो जैसे किसी अदालत में आन खड़ा हुआ, ठीक है, मैंने उसके साथ ज़्यादती की, उसे तलाक नहीं दी, मगर मैंने फिर भी ये ख्वाहिश तो नहीं की थी कि वो यहाँ आ फंसे। मैंने उसे घर छोड़ने से रोका था। मैंने मजाक में ही सही, मगर उसे मदद की ऑफ़र भी की थी। मैं तो उसे यहाँ लेकर नहीं आया था। कोई मुझे तो ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकता इस सब का। वो बेरब्त जुमलों में वजाहतें दे रहा था। उसके सर में सनसनाहट होने लगी थी। दर्द की एक तेज़ मगर मानूस सी लहर, माइग्रेन का एक और अटैक। वो चलते चलते रुका। होंठ भेंचते हुए उसने बेख्तियार अपने कनपट्टी को मसला। दर्द की लहर गुजर गई थी। आंखें खोलकर उसने गली के पेचो-खम को देखा। वो अंधी गली थी, कम से कम उसके लिए और इमामा हाशिम के लिए। उसने कदम आगे बढ़ाए। आकिफ एक चुबारे नुमा घर के सामने रुक गया। उसने मुड़कर सालार को देखा। यही घर है। सालार का चेहरा कुछ और जर्द पड़ गया। क़यामत अब और कितनी दूर रह गई थी। ऊपर की मंजिल पर जाना है, सनोबर ऊपर ही होगी, आकिफ कहते हुए एक तरफ मौजूद तंग और तारीक सी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सालार को पहली ही सीढ़ी पर ठोकर लगी। वो बेख्तियार झुका। आकिफ ने मुड़कर उसे देखा और रुक गया। एहतियात से आओ, सीढ़ियों की हालत अच्छी नहीं है। ऊपर से ये लोग बल्ब लगवाने के भी रवादार नहीं। सालार सीधा हो गया। उसने आकिफ का सहारा लेकर ऊपर वाली सीढ़ी पर कदम रखा। सीढ़ियाँ बल खाकर गोलाई की सूरत में ऊपर जा रही थीं और इतनी तंग थीं कि सिर्फ एक वक्त में एक आदमी ही गुजर सकता था। उनकी सीमट भी उखड़ी हुई थी
और बूट पहनने के बावजूद उनकी खस्ता हालत को जांच सकता था। जिस दीवार का सहारा लेकर वो सीढ़ियां चढ़ रहा था, उस दीवार की सीमट भी उखड़ी हुई थी। सालार अंधों की तरह दीवार टटोलते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा था। पहली मंजिल के एक दरवाजे के खुले हुए पट से आने वाली रोशनी ने सालार की रहनुमाई की थी। आकिफ वहां कहीं नहीं था। यकीनन वो दरवाज़ा पार करके आगे चला गया था। सालार चंद लम्हों के लिए वहां रुका, फिर उसने दहलीज के पार कदम रखा। वो अब एक चौबारे में था। एक तरफ बहुत से कमरों के दरवाजे थे, दूसरी तरफ नीचे गली नजर आ रही थी। बरामदे नुमा लंबा चौबारा बिल्कुल खाली था। तमाम कमरों के दरवाजे उसे वहां खड़े बंद ही लग रहे थे। आकिफ कहाँ गया था वो नहीं जानता था। उसने बहुत मोहतात अंदाज में अपने कदम आगे बढ़ाए, यूं जैसे वो किसी भूत बंगले में आ गया था। अभी कोई दरवाज़ा खुलता और इमामा हाशिम उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। मेरे खुदा, मैं उसका सामना यहाँ कैसे करूँगा? उसका दिल डूबा। वो उन बंद दरवाज़ों पर नज़र डालते हुए चलता जा रहा था। जब उस बरामदे के आखिरी सिरे पर एक दरवाजे में से आकिफ निकला। तुम यहाँ रह गए हो? वो वहीं से बुलंद आवाज़ में बोला। यहाँ आओ। सालार के कदमों की रफ्तार तेज़ हो गई। सालार दरवाजे तक पहुँचने से पहले चंद लम्हे के लिए रुक गया। वो अपने दिल की धड़कन की आवाज़ बाहर तक सुन रहा था। फिर आंखें बंद किए सर्द आंखों की मुठ्ठियाँ भींचते वो कमरे में दाखिल हो गया। वहाँ आकिफ एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, जबकि एक लड़की अपने बालों पर ब्रश करते हुए आकिफ से बातें कर रही थी। ये इमामा नहीं है? बेख्तियार सालार के मुंह से निकला। हाँ, ये इमामा नहीं है, वो अंदर है, आओ। आकिफ ने उठते हुए एक और कमरे का दरवाज़ा खोला। सालार हमवार कदमों से उसके पीछे आ गया। आकिफ अगले कमरे को भी पार कर गया और एक और दरवाज़ा खोलकर एक दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। हेलो स्नोबर, सालार ने दूर से आकिफ को कहते हुए सुना। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। एक लम्हे के लिए उसका जी चाहा वो वहाँ से भाग जाए, अभी इसी वक्त, सरपट इधर उधर देखे बगैर, इस घर से, इस इलाके से, इस शहर से, इस मुल्क से दोबारा कभी वहाँ का रुख तक न करे। उसने गर्दन मोड़कर अपने अकब में मौजूद दरवाजे को देखा। आओ सालार, आकिफ ने उसे मुखातिब किया। वो अब गर्दन मोड़े अंदर किसी लड़की से मसरूफ़ गुफ्तगू था। सालार ने थूक निगला। उसका हलक कांटों का जंगल बन गया था। वो आगे बढ़ा। आकिफ ने अपनी पुश्त पर उसके कदमों की आवाज़ सुनी तो दरवाजे से हट गया। सालार दरवाजे में था। वो कमरे के वस्त में खड़ी थी। ये है सनोबर, आकिफ ने तारुफ करवाया। सालार उससे नज़रें नहीं हटा सका। वो भी उस पर नज़रें जमाए हुए था। इमामा, वो बेहिस्सो हरकत उसे देखते हुए बड़बड़ाया। हाँ, इमामा, आकिफ ने तस्दीक की। सालार घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। आकिफ घबरा गया। क्या हुआ, क्या हुआ? वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए सजदे में था। वो एक तवाइफ के कोठे पर सजदे में गिरने वाला पहला मर्द था। आकिफ पंजों के बल बैठा, उसे कंधे से पकड़े हिला रहा था। सालार सजदे में बच्चों की तरह रो रहा था। पानी लाऊं? सनोबर घबराते हुए तेज़ी से बेड के सहाने पड़े जग और गिलास की तरफ गई और गिलास में लेकर सालार के पास आकर बैठ गई। सालार साहब, आप पानी पिएं। सालार एक झटके से उठ बैठा, यूं जैसे उसे करंट लगा हो। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कुछ कहे बगैर उसने अपनी जीन्स की जेब से वॉलेट निकाला और पागलों की तरह उसमें से करेंसी नोट निकालकर स्नोबर के सामने रखता गया। उसने वॉलेट चंद सेकंड में खाली कर दिया था। उसमें क्रेडिट कार्ड्स के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। फिर वो कुछ कहे बगैर उठ खड़ा हुआ और उल्टे कदमों दरवाजे की दहलीज से ठोकर खाता हुआ बाहर निकल गया। आकिफ हक्का बक्का उसके पीछे आया। सालार, क्या हुआ है? कहाँ जा रहे हो? उसने सालार को कंधे से पकड़कर रोकने की कोशिश की। सालार वहशत ज़दा उससे अपने आप को छुड़ाने लगा। छोड़ो मुझे, हाथ ना लगाओ, मुझे जाने दो। वो बुलंद आवाज़ में रोते हुए हिज़यानी अंदाज में चिल्लाया। इमामा से मिलना था तुम्हें, आकिफ ने उसे याद दिलाया। ये इमामा नहीं है, ये नहीं है इमामा हाशिम। तो ठीक है, मगर मेरे साथ जाना है तुम्हें। मैं चला जाऊंगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। वो उल्टे कदमों अपना कंधा छुड़ाकर भागता हुआ कमरे से निकल गया। आकिफ ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाया। उसका मूड ऑफ हो गया था। मुड़कर वो स्नोबर के कमरे में गया, जो अभी भी हैरानी से नोटों के ढेर को देख रही थी।
सीढ़ियाँ अब भी उसी तरह तारीक थीं, मगर इस बार वो जिस ज़हनी हालत में था उसे किसी दीवार, किसी सहारे, किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं थी। वो अंधाधुंध तारीक सीढ़ियों से नीचे भागा और बुरी तरह गिरा। अगर सीढ़ियाँ सीधी होती तो वो सीधा नीचे जाकर गिरता, मगर सीढ़ियों की गोलाई ने उसे बचा लिया था। वो अंधेरे में एक बार फिर उठा, घुटनों और टखनों में उठने वाली टीसों से बेपरवाह उसने दोबारा उसी जगह भागते हुए सीढ़ियाँ उतरने की कोशिश की। चंद सीढ़ियाँ उतरने के बाद लगाई जाने वाली छलांग ने उसे फिर ज़मीन बोस किया था। इस बार उसका सर भी दीवार से टकराया। वो खुशकिस्मत था कि उसकी हड्डी नहीं टूटी। शायद सीढ़ियों से गिरने के बाद नीचे वाली सीढ़ियों पर आ गया था। सामने गली की रोशनी नज़र आ रही थी। वो सीढ़ियों से निकल आया, मगर आगे नहीं जा सका। चंद कदम आगे चलकर उस घर के बाहर थड़े पर बैठ गया। उसे मतली महसूस हो रही थी। सर को थामते हुए बेइख्तियार उसे आबकाई आई। वो थड़े पर बैठे बैठे झुक गया था। वो आबकाइयाँ करते हुए भी उसी तरह से रो रहा था। गली में से गुजरने वाले लोगों के लिए ये सीन नया नहीं था। यहाँ बहुत से शराबी और नशाई ज़रूरत से ज़्यादा नशा इस्तेमाल करने के बाद यही सब कुछ किया करते थे। सिर्फ सालार का लिबास और हुलिया था जो उसे कुछ मुहज़्ज़िब दिखा रहा था, और उसके आंसू और वावेला किसी तवाइफ की बेवफाई का नतीजा था शायद। तवाइफ का कोठा हर किसी को रास नहीं आता। गुजरने वाले तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए गुजर रहे थे। कोई उसके पास नहीं आया था। इस बाज़ार में हाल अहवाल जानने का रिवाज नहीं था। आकिफ नीचे नहीं आया था। आता तो शायद सलार के पास रुक जाता। इमामा हाशिम वहाँ नहीं थी। सनोबर इमामा हाशिम नहीं थी। कितना बड़ा बोझ उसके कंधों से उतर गया था। कैसी अजियत से उसे बचा लिया गया था। तकलीफ़ देकर उसे आगही नहीं दी गई, सिर्फ तकलीफ़ का एहसास देकर उसे आगही से आशना कर दिया गया था। उसे वहाँ न देखकर वो इस हालत में जा पहुँचा था। वो उसे वहाँ देख लेता तो उस पर क्या गुज़रती। उसे अल्लाह से खौफ आ रहा था, बेपनाह खौफ। वो किस कदर ताकतवर था, क्या नहीं कर सकता था। वो किस कदर मेहरबान था, क्या नहीं करता था। इंसान को इंसान रखना उसे आता था, कभी गज़ब से, कभी एहसान से। वो उसे उसके दायरे में ही रखता था। उसे कभी ज़िंदगी के इस स्याह बाब पर इतना पछतावा, इतनी नफ़रत नहीं हुई जितनी उस वक्त हो रही थी। क्यों आता था मैं यहाँ पर? क्यों ख़रीदता था मैं इन औरतों को? क्यों गुनाह का एहसास मेरे अंदर नहीं जागता था? वो चबूतरे पर बैठा, दोनों हाथों से सर पकड़े, अब बिलख रहा था। और अब जब मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ तो अब क्यों ये तकलीफ़, ये चुभन हो रही है मुझे? मैं जानता हूँ मुझे अपने हर अमल के लिए जवाबदेह होना है, मगर ये हिसाब यहाँ इस तरह ना ले। जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूँ उसे कभी बाज़ार में ना फेंक। वो रोते हुए रुका। कौन सा इंकशाफ कहाँ हो रहा था? मोहब्बत? वो गली से गुज़रते लोगों को देखते हुए बेयकीनी से बड़बड़ाया। क्या मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? कोई लहर उसके सर से पैरों तक गुजरी थी। क्या ये तकलीफ़ सिर्फ़ इसलिए हो रही है मुझे कि मैं उसके चेहरे पर साए लहराए थे? क्या वो मेरा पछतावा नहीं है, कुछ और है? उसे लगा वो वहाँ से कभी उठ नहीं पाएगा। तो ये पछतावा नहीं, मोहब्बत है जिसके पीछे मैं भागता रहा हूँ। उसे अपना जिस्म रेत का बना हुआ लगा। इमामा फांस नहीं है, रोग है। आंसू अब भी उसके गालों पर बह रहे थे। और अब इस बाज़ार में उस औरत की तलाश में उठते मेरे कदमों में लर्जिश इसलिए थी क्योंकि मैंने उसे अपने दिल के बहुत अंदर, कहीं बहुत ऊंची जगह रखा था, वहाँ जहाँ खुद मैं भी उसको महसूस नहीं कर पा रहा था। चेकमेट। 150 प्लस IQ लेवल का वो मर्द मुंह के बल ज़मीन पर गिराया गया था। वो एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगा। कौन सा ज़ख्म था जो वहाँ बैठा हरा हो रहा था? कौन सी तकलीफ़ थी जो सांस लेने नहीं दे रही थी? आईने ने उसे कहाँ बरहना किया था? उसे क्या याद था, क्या लिया था? वो उठकर वहाँ से चलने लगा। इसी तरह बिलक बिलक कर रोते हुए। उसे खुद पर काबू नहीं था। उसे पास से गुजरने वालों की नज़रों की भी परवाह नहीं थी। उसे अपने वजूद से कभी ज़िंदगी में इतनी नफ़रत महसूस नहीं हुई थी जितनी उस वक्त हो रही थी। वो रेड लाइट एरिया उसकी ज़िंदगी का सबसे स्याह बाब था। ऐसा स्याह बाब जिसे वो खुरच कर
اپنی زندگی سے علیحدہ نہیں کر پایا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی زندگی میں آ کھڑا ہو گیا تھا۔ کئی سال پہلے وہاں گزاری گئی راتیں اب بلاؤں کی طرح اسے گھیرے میں لے رہی تھی اور وہ ان سے فرار حاصل نہیں کر پا رہا تھا، اور اب جس خوف نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا تو وہ اگر امامہ اس بازار میں آ گئی ہوتی تو صنوبر امامہ ہاشم نہیں تھی مگر کوئی اور۔ اس کے سر میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ مائیگرین اب شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن بیٹھ گیا تھا۔ گاڑیوں کے ہارن اور لائٹس نے اس کے درد کو اور بڑھا دیا تھا، اور پھر اس کا ذہن کسی تاریکی میں اتر گیا تھا۔ کسی نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، پھر کچھ کہا۔ ایک دوسری آواز نے جواباً کچھ کہا۔ سالار سکندر کے حواس آہستہ آہستہ کام کرنے لگے تھے، مزمحل، تھکن زدہ، مگر آوازوں کو شناخت کرتا ہوا ذہن۔ بہت آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھولیں۔ اسے حیرانی نہیں ہوئی، اسے یہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہاسپٹل یا کسی کلینک کے ایک کمرے میں ایک بیڈ پر تھا، بے حد نرم اور آرام دہ بیڈ۔ اس سے کچھ فاصلے پر فرقان کسی دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ ہلکی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ فرقان اور دوسرے ڈاکٹر نے گردن موڑ کر باتیں کرتے اسے دیکھا، پھر دونوں اس کی طرف چلے آئے۔ سالار نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں کھلے رکھنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ فرقان نے پاس آ کر نرمی سے اس کے سینے کو تھپ تھپایا۔ کیسے ہو اب سالار؟ سالار نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی، صرف چند لمحے خالی اس ذہنی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ فائن۔ ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ فرقان اور دوسرا ڈاکٹر آپس میں ایک بار پھر گفتگو میں مصروف تھے۔ اسے اس گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے کسی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ باقی سب کچھ ویسا ہی تھا۔ احساس جرم، پچھتاوا، عاقف، صنوبر، امامہ، ریڈ لائٹ ایریا، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ اس کا دل چاہا کاش وہ بھی ہوش میں نہ آتا۔ تو سالار صاحب، اب کچھ تفصیلاً گفتگو ہو جائے آپ کے ساتھ۔ اس نے فرقان کی آواز پر آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس کے بیڈ کے بالکل قریب ایک اسٹول پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا ڈاکٹر باہر جا چکا تھا۔ سالار نے اپنی ٹانگوں کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ اس کے ٹخنے اور گھٹنوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں پر کمبل تھا، وہ انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کو اندازہ تھا کہ اس کے ٹخنے اور گھٹنے پر کچھ لپٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں میں بھی نہیں تھا، بلکہ مریضوں کے لیے مخصوص لباس میں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سالار نے بے اختیار کراہ کر ٹانگ سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ سپرینڈ اینکل، دونوں گھٹنوں اور کاف پر کچھ خراشیں اور سوجن، مگر خوش قسمتی سے کوئی فریکچر نہیں۔ بازوؤں اور کوہنیوں پر بھی کچھ بریسز، خوش قسمتی سے پھر کوئی فریکچر نہیں۔ سر کے بائیں پچھلے حصے میں چھوٹا سا کٹ، تھوڑی بلیڈنگ، مگر سی ٹی اسکین کے مطابق کوئی سیریس انجری نہیں ہے۔ سینے پر بھی رگڑ کی وجہ سے معمولی خراشیں، مگر جہاں تک تمہارے سوال کا تعلق ہے کہ کیا ہوا ہے، تو یہ تم بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ فرقان کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح بات کرتے کرتے بولا۔ سالار چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میں پہلے سمجھتا رہا کہ مائیگرین کا اٹیک اتنا شدید تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے، مگر بعد میں تمہارا چیک اپ کرنے پر مجھے اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ کیا کسی نے حملہ کیا تھا تم پر؟ وہ اب سنجیدہ تھا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سر کو جھٹکا۔ تم مجھ تک کیسے پہنچے، بلکہ میں یہاں کیسے پہنچا؟ میں تمہیں موبائل پر کال کر رہا تھا اور تمہارے بجائے کسی آدمی نے وہ کال ریسیو کی۔ وہ اس وقت فٹ پاتھ پر تمہارے قریب تھا، تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے تمہاری حالت کے بارے میں بتایا۔ اچھا آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تمہیں کسی ٹیکسی میں قریبی ہاسپٹل لے جائے۔ وہ لے گیا، پھر میں وہاں پہنچ گیا اور تمہیں یہاں لے آیا۔ ابھی کیا وقت ہے؟ صبح کے 6 بج رہے ہیں۔ سمیر نے تمہیں رات کو پین کلرز دیے، اسی لیے تم ابھی تک سو رہے تھے۔ فرقان کو بات کرتے کرتے احساس ہوا کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی سرد مہری محسوس ہوئی تھی، یوں جیسے فرقان اسے کسی تیسرے شخص کی حالت کے بارے میں بتا رہا ہو۔ تم مجھے دوبارہ، سالار نے اسے خاموش ہوتے ہوئے دیکھ کر کہنا شروع کیا، پھر قدرے الجھن آمیز انداز میں رکا، آنکھیں بند کیے جیسے ذہن پر زور دے رہا ہو۔ ہاں، کوئی ٹرینکولائزر دے دو، میں بہت لمبی نیند سونا چاہتا ہوں۔ سو جانا، مگر یہ تو بتاؤ ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں،
سالار نے بیزاری سے کہا۔